नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको हम पहली बड़ी खबर बताएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। और दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से होगी, जहां हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताएंगे, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को दिवाली का उपहार दिया है, तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से होगी, जहां महायुति ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर बताएंगे, जहां झारखंड में वोटिंग 2 फेज में तो महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। 5 तस्वीरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दूसरी बड़ी खबर नायब सैनी हरियाणा के सीएम बने रहेंगे। और विस्तार से खबरों की ओर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए हैं। कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि उमर के शपथ समारोह राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। पार्टी का कहना है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी नौशेरा से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में राज्य बीजेपी के अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना को 7,819 वोट से हराया है। और चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में कर दी है। दरअसल आज बीजेपी ने पंचकुला में बीजेपी दफ्तर पंचकमल में विधायक दल की मीटिंग बुलाई और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। इसमें प्रदेश के नए सीएम के नाम की मोहर लग गई है। इस बैठक में विधायक दल के सीएम नायब सिंह सैनी को ही फिर से सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। अब नायब सिंह सैनी कल यानी 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी आज ही राज्यपाल के सामने दावा पेश करेंगे और कल दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले चेहरों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो नायब सिंह सैनी लगातार चर्चाओं में थे। इनके नाम पर पहले ही चर्चा की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि यही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब औपचारिक रूप से मोहर लग गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पर्यवेक्षक दल के नेता अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगा दी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जिंद से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज हरियाणा को फिर से मुख्यमंत्री मिल गया है और नायब सिंह सैनी जो लगातार चर्चाओं में रहे थे और इससे पहले कहा जा रहा था कि यही होंगे, अब औपचारिक रूप से उनकी मोहर लग गई है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव भी जीता गया। तमाम कारण हो सकते हैं और अमित शाह ने साफ ऐलान कर दिया है। क्या तस्वीर अभी तक नजर आई है और आगे पूरे सरकार गठन को लेकर क्या पूरी कैबिनेट होगी, क्या कुछ चर्चाएं? ऋषभ, जैसे कि भी आज जो है अमित शाह ने जो मीटिंग ली है विधायक दल के नेताओं की, उसमें जो से हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित जो उस पर एक मोहर लगा दी है, क्योंकि हरियाणा में देखा जाए तो चुनाव है विधानसभा के, उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी की वजह से हरियाणा में इतनी सीटें हैं जो भाजपा की आई है। अब भाजपा को सत्ता में लाने में नायब सैनी का फिर से एक अहम रोल रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए उनको जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है हरियाणा में पेश किया गया है, इस पर नायब सैनी ने के नाम की मोहर मार दी है, अमित शाह जी ने मार दी है। और बात की जाए मंत्रिमंडल की, बाकी जो मंत्रिमंडल में जो नेता शामिल होंगे उनमें अभी संशय बरकरार है ऋषभ, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो कई बड़े चेहरे जैसे राव इंद्रजीत है, रंबाला से अनिल विज हैं और जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा है जो 5वीं बार यहाँ से विधायक बने। हालांकि पहले उनके पिता 2 बार वहां से, एक बार इनेलो से विधायक बने थे, उसके बाद फिर उपचुनाव जीते थे यहाँ से। लगातार ये फिर से लगातार जीते जींद के जो विधायक है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा की, कहीं देखा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि उनको भी मंत्री पद मिलने की संभावना नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि जो चर्चा पहले थी नायब सिंह सैनी के नाम पर, उसके बाद पूरी फॉर्मेलिटी से कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एक मॉडल की चर्चा बीजेपी की होती है, गुजरात मॉडल हो जहां एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने का काम किया गया, अभी मंत्रिमंडल को लेकर कयास क्या लगाए जा सकते हैं? क्या जो पुराने चेहरे हैं कोई रिपीट होंगे या फिर नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इस तरह के फैसले लेती आई है? जी, बीजेपी का राजनीति में एक ऐसा फंडा रहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नए चेहरों को राजनीति में लाने का काम करती है। चाहे आप राजस्थान में देखा जाए तो उसमें राज्य की जगह जो नए मुख्यमंत्री बजावा हो, या मध्य प्रदेश में जो शिवराज की जगह नए मुख्यमंत्री हो, वैसे ही
हरियाणा में जैसे कयास लगाए जा रहे थे 2 दिन पहले तक कि हो सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, लेकिन आज जो पंचकुला के पंचकमल जो भाजपा का जो कार्यालय है उसमें जो बैठक हुई है उसमें नायब सैनिक के नाम की मोहर लग गई है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अन्य जो कैबिनेट में जो मंत्री होंगे उनमें नए चेहरे शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर कोई प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू होगा नायब सिंह सैनी के लिए? जी सीएम साहब को जो है बधाइयों का सिलसिला जारी हो चुका है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर काफी जगह से लोगों को बधाई दे रहे हैं। और यहाँ से जींद के जो विधायक है कृष्ण मिड्डा और सकृदो से विधायक है दादा राम कुमार गौतम है और उचाना विधानसभा से जो देवेंद्र अत्री हैं जो भाजपा के जो विधायक बने हैं वो भी वहां शामिल हो चुके हैं। मंत्रिमंडल में वहां शामिल होने के लिए गए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको भी ये जरूर है कि भी यहाँ कहीं ना कहीं उनमें से किसी एक चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और बात की जाए देवेंद्र अत्री की, देवेंद्र अत्री युवा चेहरा है जिसने उचाना से एक बड़े राजनीतिक घराने को हराने का काम किया है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए बधाइयों का सिलसिला जारी है और मुझे लगता है कि सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर भी होंगी। क्या तस्वीर तब नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात तीसरी बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 40% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। यह घोषणा सीएम साय ने कैबिनेट की बैठक से पहले की है। बताया जा रहा है कि यह महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और बताया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में धान, मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात साय सरकार ने दी है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उपचुनाव भी हैं। इससे कोई उपचुनाव को लेकर जोड़कर देखा जा सकता है या फिर पुरानी सरकार के जो कर्मचारियों की मांग थी उसे पूरा किया गया है? सुधीर, किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जिस प्रकार से दिवाली से पहले प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए एक बड़ी सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। और जिस प्रकार से लगातार जो सौगातों का दौर है वो जारी है और आज भी कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के माध्यम से तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिनका बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से धान खरीदी को लेकर के घोषणा हो सकती है, नई उद्योग नीति पर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ नक्सल नीति पर भी आने वाले समय में आज जो बैठक होने वाली है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। और कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस बैठक में की जाएगी। तो जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में भी 2 पद अभी भी रिक्त रखे रहे हैं उन पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। जिस प्रकार से 2 मंत्री जो पद है उन पर भी बात की जाएगी। तो अगर बात करें कर्मचारी वर्ग को लेकर जो सौगात दी गई है उसको लेकर जो कर्मचारी वर्ग उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिवाली से पहले इस प्रकार से 4% की जो महंगाई भत्ते है उसको कहीं ना कहीं वृद्धि की गई, तो इसको लेकर काफी उत्साह कर्मचारी वर्ग में देखा जा रहा है। इस प्रकार से दिवाली से पहले कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए जिस प्रकार से ने सौगात दी है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पूरे प्रदेश से कहीं ना कहीं देखने के लिए लगभग 3-3.5 लाख से अधिक कर्मचारी वर्ग है पूरे प्रदेश में। तो एक मान सकते हैं कि कर्मचारी वर्ग काफी खुश नजर आ रहा है इस पूरे घोषणा के बाद। निश्चित तौर पर कर्मचारियों में उत्साह भी होगा और खुशी होने की वाजिब वजह भी है। दिवाली का मौका भी है तो बड़ा तोहफा ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन क्या सुधीर इस पूरे सौगात का कोई उपचुनाव से संबंध देखा जा सकता है? जी अगर बात करें उपचुनाव की तो जिस प्रकार से इस वक्त तो प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है जहां उपचुनाव होने हैं, जहां राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट है, जहां पर आने वाले समय में घोषणाएं भी हो चुकी है। 13 नवंबर को आने वाले समय में चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। परंतु जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट कहने को पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दक्षिण विधानसभा सीट में रहते भी हैं, तो कुछ लोग भी इसको मान सकते हैं कि पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और जिस प्रकार से इसका फायदा आने वाले समय में जो दक्षिण विधानसभा सीट में होने वाले चुनाव होगा उस पर कहना कि इसका असर मिल सकता है। क्योंकि लगातार जो सौगातों का दौर है वो हर वक्त साधते हुए प्रदेश की विष्णुदेव साय करते हुए नजर भी आ रही है। हमने देखा जिस प्रकार से बीते दिनों भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, माता के दर्शन भी किए थे, बस्ता के दौरे पर भी थे। तमाम ऐसे कार्यक्रम में वहाँ शामिल होते नजर भी आ रहे हैं। सौगातों देने का जो कार्यक्रम है लगातार जारी है और तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो कार्यक्रमों के माध्यम से सौगातें दिए जा रही हैं और जनता को साधने का जो काम है वो बखूबी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए मुझे लगता है सियासी नफा नुकसान इतर होता है, लेकिन इस तरह की सौगातों से आम जनता में सरकारी कर्मचारियों तो उनके लिए खुशी की लहर तो होती है और उत्साह तो होता है, सरकार के प्रति सकारात्मक नजरिया भी पैदा होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात चौथी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मिलकर महायुति सरकार के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है।
एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर तीनों दलों के दिग्गज नेताओं ने मौजूदा महायुति सरकार के द्वारा किए गए कार्यों, उपलब्धियों का इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए पेश किया गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक साथ मंच पर आकर तीनों पार्टियों के नेताओं ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में महायुति गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। इस सभा में उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, जिस तरीके से महायुति की सरकार है और अब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, क्या है रिपोर्ट कार्ड और क्या कुछ इन सभी नेताओं ने इस रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान कहा है? महायुति ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और महायुति ने बताया है कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने किस तरह से जनहित के फैसले लिए हुए हैं। जिस तरह से लाडली बहन योजना है या फिर किसान सम्मान निधि है, इस तरह के जो भी उन्होंने फैसले लिए इसके बारे में उन्होंने लेखा जोखा रखा हुआ है। और आगामी विधानसभा चुनाव महायुति तीनों पक्ष के साथ मिलकर लड़ेगी, ये उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, कम से कम जो एक मंच पर सभी चेहरे एक साथ नजर आए हैं एक ही रिपोर्ट कार्ड को पकड़े हुए, तो वाकई में ये तो तय है कि गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि कई आरोप जो हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं कि अभी तक कार्यकाल कैसा रहा, क्या काम हुए। विपक्ष के आरोप हमेशा से रहते हैं, तो इन आरोपों का जवाब इस रिपोर्ट कार्ड में दिया क्या है? बिल्कुल, इस रिपोर्ट कार्ड में 2.5 साल का जो लेखा जोखा है वो रखा गया है कि किस तरह से सरकार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मिलकर जनता के हित के काम किए हुए, जनता के लिए रोजगार के मुहैया किया हुआ है। और जो लाडली बहन योजना है वो लाडली बहन योजना को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसकी वजह से विरोधों के जो ये थे विरोध था वो विरोध को उन्होंने उजागर कर दिया है। हाँ बिल्कुल फिरोज, अभी लाडली बहन योजना का अभी तक कितना असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है? और चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा हुई है और चुनाव भी जल्द होना है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो अब बीजेपी मुझे लगता है सक्रिय मोड में नजर आएगी। तो फिलहाल क्या कुछ रणनीति बीजेपी की आज से अब नजर आएगी, क्योंकि कल ही तारीख का ऐलान हुआ और आज प्रेस वार्ता करके रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी आगे रहेगी? बिल्कुल, बीजेपी तो पिछले महीना 2 महीने से ही रेडी नजर आ रही थी। उनकी सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर होगा या फिर रिपोर्ट कार्ड को लेकर होगा या फिर जनता में बूथ कमेटी को लेकर होगा, उनका ऑलरेडी काम शुरू हो गया था। अमित शाह का बार दौरा महाराष्ट्र में यही बता रहा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए रेडी है। और अभी उसी को लेकर जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उन्होंने आज रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। इसका मतलब पूरी ताकत से बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव को देख रही है। और हरियाणा में जो हुआ है, हरियाणा के निकालों की वजह से बीजेपी को एक और ताकत मिल गई है। साथ में लाडली बहन योजना को लेकर जो लोगों में या महिलाओं में जो एक खुशी की लहर दिख रही है, उसकी वजह भी बीजेपी के ताकत बढ़ने में हो रही है। निश्चित पर देखिए, अब एक मंच पर अगर अजित पवार है, एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस दिखाई देते हैं, तो चर्चा इस बात की भी होती है कि सीट शेयरिंग क्या होगी। क्या सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ हो गई है? सीट शेयरिंग को लेकर करीब फैसला तो हो चुका है, इसीलिए ज्यादातर खींचतान नहीं नजर आ रही है महायुति में। इसी का एक आज रिपोर्ट कार्ड में जो दिखा वो इसी का नतीजा दिखा कि सीट शेयरिंग को लेकर उनमें ज्यादा खींचतान नहीं दिखी। निश्चित तौर पर अब आगे क्या तस्वीर रहेगी, क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की ओर। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। ऐसे में यहां 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 72 घंटे में सरकार बनानी होगी, नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता करके झारखंड, महाराष्ट्र के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। वहीं लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो चुनाव आयोग ने
महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और झारखंड की बात करें तो यहां पर 2 चरणों में सभी 81 सीटों पर चुनाव होंगे। बता दें कि झारखंड में पहला चरण 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा और इसके नतीजे 23 नवंबर को होंगे, यानी मतगणना 23 नवंबर को होगी। इसको लेकर लगातार अब जो राजनीतिक दल हैं वो सक्रिय हो गए हैं, बैठकों का दौर जारी है, रणनीति के तहत घोषणाएं की जा रही हैं। झारखंड की बात करें तो जेएमएम की सरकार ने लाडली बहनों को लाडली मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए देने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते अब सियासी रूप से भी सक्रियता देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए झारखंड से ब्यूरो हेड प्रमोद पासवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, झारखंड में चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो गया है, 2 चरणों में मतदान होगा 13 नवंबर और 20 नवंबर, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। क्या आगे की स्थिति रहेगी, किस तरीके से चुनाव आयोग तैयार है और सियासी रूप से क्या चहलकदमी देखने को मिल रही है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अभी से ही अपने कुछ कर गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड इंडिया गठबंधन जो है, जेएमएम का जो सरकार है, जो मैया सम्मान की योजना को 1,000 रुपया से करके 2,500 रुपया जो किया है कि 10 दिसंबर से वो 2,500 रुपया महिलाओं के खाते में देगा। ये इसी को लेकर के काफी जो इंडिया गठबंधन है अपनी जीत का मैंने अपने माथे पर बोले कि भाई जीत का जो है सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं के खाते पर 1,000 रुपया से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के जो जितने भी अपने जो घटक के नेता है एनडीए गठबंधन के, उन लोगों ने भी गोगो दीदी योजना के तहत 2,500 रुपया देने का वादा किया है कि मेरी सरकार बनती है तो 2,500 रुपया। बिल्कुल प्रमोद, देखिए 2,500 रुपए की जो योजना है, जो लाडली मैया सम्मान योजना है, इसमें अगर 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं बहुत असर करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1,250 दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत राशि दी जाती है। तो बीजेपी शासित राज्यों में राशि मिल रही है, तो क्या ये माना जाए कि झारखंड में भी विपक्ष में बीजेपी है और अपने मैनिफेस्टो में इस योजना का जिक्र कर सकती है? देखिए, सबसे पहले बात है कि झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार आई, इस बार कोरोना लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद 2 साल तो लॉकडाउन में रह गया हेमंत सोरेन की सरकार, उसके बाद उसको संभालने का जो मौका मिला, उसके बाद जो जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट का रोजगार, नई नई योजनाओं को रोजगार देकर के सृजन करके किसी तरह से झारखंड के लोगों के विकास के काम किए। वही मैया सम्मान एक योजना अंतिम समय में, चुनाव के समय में मैया सम्मान योजना जो चंपाई सोरेन के कार्यकाल में ये लागू होने वाला था, उनको मुख्यमंत्री के कार्यकाल में से अचानक। निश्चित तौर पर देखिए, अब देखना महत्वपूर्ण होगा क्या समीकरण साधने की कोशिश आगे की जाएगी और किस तरह की सियासी रूप से स्थिति आगे नजर आएगी। बहुत तो शुक्रिया प्रमोद, फिलहाल आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।